लास्ट क्लास से कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन वगैरह? कोई क्वेश्चन? इसका थोड़ा सा एक ब्रीफ ले लेना। ये जो आपका हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। हाँ हाँ, तो ये जो आपका चैप्टर हो गया, ये आपका हो गया यूनियन एंड टेरिटोरीज। इसको तो आप लोग पढ़े ही होंगे। इसमें जैसे मूलतः आपको 4 आर्टिकल होगा। आर्टिकल 1, 2, 3, आर्टिकल 4। ठीक है, जो 1 है वो ये कह रहा है कि इंडिया, दैट इज भारत, shall be a union of states, है ना। तो अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जो यूनियन है आपका, हम लोग क्या है, एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है ना। तो अब यूनियन ऑफ स्टेट्स जो है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि जैसे कि अब आपका ये देखिए कि जितने स्टेट्स, जैसे एक तो जो वर्ड हो गया फेडरेशन, ये क्या है, इट इज नो वेयर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लेकिन जो आपका जो फेडरेशन है, जैसे कि आपका फेडरेशन, तो कुछ नेचर ऐसा आप लोग अभी प्रीवियस जो क्लासेस था उसमें भी आप लोग देखे कि इसमें कुछ ऐसा नेचर होता है जो फेडरेशन है। तो अब इसमें ये क्या है कि बोथ आपको फीचर मिलेगा, क्या, यूनिटरी और फेडरेशन वाला। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, क्वाजाई फेडरल। ठीक है, अब इसके बाद से जैसे कि अब ये क्या बता रहा है, यूनियन एंड टेरिटोरी। अब दो तरह के स्टेट्स का, स्टेट्स का फॉर्मेशन क्या हो गया, एक स्टेट्स हो गए और एक हो गया आपका यूनियन टेरिटोरी, है ना। ठीक है, मतलब कि आपको राज्य हो गए और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अब इसमें दो तीन चीजें जो हैं वो ध्यान में रखने वाली बात होती है। एक हो गया जैसे कि इसमें एडमिशन और जो आपका और क्या हो जाएगा, एस्टेब्लिशमेंट न्यू स्टेट। इसमें क्या हो जाएगा आपका, आर्टिकल 3 क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, रीऑर्गेनाइज। और आर्टिकल 4 क्या होता है वो बताइए, जिसमें फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल जो है उसमें चेंजेज, और कोई भी इसमें जो आपका ये चेंजेज हो रहा है वो आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 के अंतर्गत वो क्या है, वो एक क्लॉज। इसका क्या मतलब हो गया, इस चीज को समझिए कि अब जैसे कि क्या किस तरह से नए स्टेट का गठन हो सकता है। तो ये अथॉरिटी किसके पास है, किस एग्जीक्यूटिव को है, ये पार्लियामेंट को है। ठीक है, किसके पास है वो अथॉरिटी, पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट और यूनियन लेजिस्लेचर। ठीक है, अब इसमें इस चीज को ध्यान में रखिए कि जो आपका पार्लियामेंट हो गया,
या यूनियन लेजिस्लेचर जो हो गया, ये क्या आपको कर रहा है, यही नए स्टेट्स के फॉर्मेशन को फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब ये इसको अथॉरिटी किसने दिया, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया। अब नया कोई प्रदेश बन रहा है या उसका फॉर्मेशन हो रहा है, तब किस तरह से हो गया, या तो इंक्रीज द एरिया, डिमिनिश द एरिया, अल्टर द, अल्टरेशन हो गया, और क्या हो गया, नेम में कोई चेंज हो गया। ठीक है, इस तरह से, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि मर्ज कर गया, सेपरेशन। ठीक है, न्यू टेरिटोरी, अगर मान लीजिए टेरिटोरियल इनकॉर्पोरेशन, है ना, ये सब क्या आ जाएगा, ये सब उसमें ये पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट जो है कोई भी इस तरह का कोई परिवर्तन कर रहा है या कोई भी अगर बिल इस तरह से लेके आ रहा है, तो जरूरी, और इस चीज को समझिए, कुछ भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब उसको क्या कहा जाएगा, अमेंडमेंट। नहीं, कोई चीज भी अगर कुछ भी परिवर्तन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एन अमेंडमेंट, संशोधन। लेकिन कुछ भी चेंज जो है, सारे चेंजेस आपको ये आर्टिकल 368 के अंतर्गत अगर हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। ये तब कहा जाएगा, अदरवाइज इट इज एन अमेंडमेंट नॉट। अब कौन कौन से ऐसे अमेंडमेंट हैं जो आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं होते हैं, जैसे कि एक तो हो गया आपका आर्टिकल 2, 3, 4, 169, ये जो आर्टिकल्स हैं, 169 क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल वाला, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो आर्टिकल्स हैं, इनमें कोई भी चेंजेज अगर करना होगा, तो ये 368 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 368 के अंतर्गत जब आप लोग करते हैं, तो वो क्या होता है, उसमें होता है कि 2/3 मेजोरिटी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, प्रेजेंट एंड वोटिंग जो है ना। तो अब इसमें है कि तब वो कहा जाएगा कि संविधान में आप ये उसके अंतर्गत ये लॉ नहीं, नहीं, सिंपल मेजोरिटी से भी उसको हटाया। तो कोई परिवर्तन कीजिएगा, हाँ क्या बोलना है, किसको, ये ऐसे ही नॉर्मल मेजोरिटी से, हाँ जब चाहे तो हटा सकते हैं। तो पार्लियामेंट अब जब चाहे तो कर, सिंपल मेजोरिटी चाहिए, साधारण, मतलब इसके लिए कोई संविधानिक जो है प्रक्रिया, जो 368 के अंतर्गत जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल होता है ना, वो करने की जरूरत नहीं है। इसको क्या है, नॉर्मल, जैसे कि सिंपल मेजोरिटी आप लोग पढ़े हैं, सिंपल मेजोरिटी, ये क्या होता है, सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है बताइए, जैसे कि 50% + 1 हो गया, एंड प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने लोग आए हैं, उपस्थित हैं और वोट कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अभी क्लास में कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, तो 7 लोग अगर हैं, इन 7 लोगों में से अगर मान लिया जाए कि 4 लोगों ने वोटिंग में पार्टिसिपेट किया, 3 लोगों ने वोट ही नहीं किया, और 4 में से 3 लोग जो है फेवर में है, एक अगेंस्ट में है, तो ये क्या हो गया, बिल पास हो गया। आई बात समझ में। अब चार, टोटल प्रेजेंस कितना है, 7, लेकिन वोट कितना लोगों ने किया, 3, 4 लोगों ने वोट फेवर में नहीं किया, स्टिल ये क्या हो गया, ये पास हुआ, क्योंकि उन लोगों में से 3 लोगों का तो पार्टिसिपेशन ही नहीं था, और एक जिन्होंने वोट किया वो क्या किए, इनके अगेंस्ट वोट किए। तो इस हिसाब से आप देखते हैं, तो ये यही आपका हो जाएगा प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब।
तो नॉर्मल मेजोरिटी से भी वो क्या कर, हाँ आइए, वो क्या कर सकता है, आइए आइए, उसके बाद से क्या हो जाएगा, नॉर्मल मेजोरिटी से भी वो चेंजेस जो है इसमें किया जा सकता है। बैठ जाइए पहले, सेटल डाउन। ठीक है, तो अब इस तरह ये जो है इसमें कोई परिवर्तन जो है वो किया जा सकता है। क्लियर? तो अब कोई भी चेंज करना है तो जो बिल है वो किसके प्रेसिडेंशियल अप्रूवल से क्या होगा, वो पहले प्रेसिडेंट से, ये पहले, हाँ उसके बाद से वो इंट्रोड्यूस होगा। और जो कंसर्न स्टेट है, उस कंसर्न स्टेट के पास, हाँ हाँ, उस कंसर्न स्टेट के पास जब आप जाएंगे तो उसके बाद से क्या होगा, उससे आपको वहां से आपको जो है वो ये पास कराना होगा वहां से विधानसभा में, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये बोला भी जाता है, एक काफी फेमस स्टेटमेंट भी है कि दैट पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ ए पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया on its own will without the consent of states। मतलब ये क्या हो गया कि पार्लियामेंट चाहे तो एक नया पॉलिटिकल मैप जो है वो क्या कर सकता है, वो रीड्रॉ कर सकता है। क्लियर हो गया? तो बिना विल के, जैसे 1975 में सिक्किम, इंडिया में क्या हुआ है 1975 में सिक्किम को ये मिला। ठीक है, आइए आइए, बैठिए बैठिए। ठीक है, तो इस तरह से जब आप देखिएगा तो यही कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं, और बाकी आप लोग लिस्ट मालूम ही है कि कौन सा स्टेट जो है कब ये बना था। तो जिस समय मान लीजिए कि जब ये इंडिपेंडेंस के समय कितने स्टेट्स थे, तो याद आ रहा है किसी को? और यूनियन टेरिटरी, हाँ 8 या 6? 8। चलिए अब आज ये क्वेश्चन, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 1। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगेन द, ये बताइए अभी तुरंत आपको बताया, आर्टिकल 2, ये बताइए, आर्टिकल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू, कौन सा? 1 सही है, पक्का? क्या है? रिलेट्स टू एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट विच आर नॉट पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, और व्हाट अबाउट आर्टिकल 3? provides for the formation of changes of existing state including union territory। ये राइट स्टेटमेंट है कि रॉन्ग है? ठीक है, अब थर्ड आ जाइए, ए बिल अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा। ये सही है कि गलत है? गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? इसको नोट कर लीजिए, ये दोनों स्टेटमेंट, यहीं से नोट्स भी बनता है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इफ if a new state is to be formed, which schedule of the constitution will need to be amended? बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। हम्म हम्म। और रेस्ट क्या है उसमें बता दीजिए, सेकंड शेड्यूल क्या है? शेड्यूल पूछा जा रहा है। थर्ड, फोर्थ और अफर्मेशन। फोर्थ, अच्छा फिफ्थ में क्या? फिफ्थ में जो ट्राइबल एरिया नाम के बारे में। सिक्स्थ में उसमें भी वही सिक्स। हाँ, और ये सेवेंथ में तीनों जो आपकी जो है सूची हो गई ना, कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट। एट्थ में लैंग्वेज। नाइन्थ शेड्यूल लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वही हुआ था, नाइन्थ में। और टेंथ क्या है? हाँ, एंटी डिफेक्शन लॉज हो रहा है। कौन सा आर्टिकल है ये? किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हुआ था? नाइन्थ। नाइन्थ बताइए। नाइन्थ शेड्यूल। ये कौन सा केस था उसका बहुत फेमस? अभी दो ही क्लास पीछे बताया। 2007 में डिसीजन दिया था सुप्रीम कोर्ट, हायर कोर्ट केस। और उसके बाद बताइए 11th। हाँ, 11th शेड्यूल नहीं मालूम है? हाँ तो ठीक है, तो इतना डर के क्यों बोल रहा है? कॉन्फिडेंस आना चाहिए। अब 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल जब नहीं याद आ रहा, 12th का नगर पालिका कब कब हुआ था अमेंडमेंट बताइए। हाँ हाँ, ईयर बताइए। 1992 और 1993। अब बताइए कि दोनों शेड्यूल्ड में कितने जो है वो सब्जेक्ट्स हैं? 29 नहीं, एक मैंने 29 किस में है ये बताइए। पक्का? अच्छा, और चलिए ये बताइए पांचवा, इंडियन पार्लियामेंट हैज द पावर टू क्रिएट ए न्यू स्टेट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन? न्यू स्टेट है। हाँ, एडमिशन ऑफ। ये बताइए, who among the following has executive power to admit a state in the union or establish new state? ठीक है, एक बार फिर से देखिए, निम्नलिखित में से किसके पास किसी राज्य को संघ में शामिल करने या नए राज्य स्थापित करने की कार्यकारी शक्ति है? तो किसके पास है? सेवेंथ देखिए, द कंसेंट ऑफ, the consent of the state is not required for altering its boundaries. क्वेश्चन पहले समझो, पहले आप किसमें लिखा क्या है, पहले इस चीज को समझिए। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार इसकी सीमाओं में परिवर्तन के लिए की सहमति आवश्यक है। यहाँ आपको फिल करना है, जो फिल करना है इन चारों में से वो जो है। अब देखिए, परिवर्तन के लिए मुख्यमंत्री की सहमति आवश्यक है? नहीं, गलत है। राज्य की सहमति आवश्यक है? राज्य विधानमंडल का सदन उसकी राज्य नहीं। मतलब द स्टेट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर, ये जो है राज्य नहीं है। ये जो है ये नहीं बता रहे हैं, ये थोड़ा इसका हिंदी अनुवाद जो है
वो नहीं, यहाँ क्लियर होगा, द कंसेंट ऑफ द स्टेट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अल्टरिंग इट्स बाउंड्रीज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। अभी हम जस्ट नाउ आप लोगों को क्या बताया कि पार्लियामेंट जो है वो अपने redraw a political map of India on its own will without the consent of states। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन फेडरेशन। कौन सा? ये द स्टेट डज नॉट पार्टिसिपेट इन अमेंडमेंट प्रोसेस, राज्य संशोधन प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। Article 3 of the Indian Constitution empowers the Parliament to create new states, alter their boundaries, even their names। ये है आर्टिकल 3 क्या है और वो क्या, पहले आर्टिकल 2 बताइए है क्या? आर्टिकल 2 में क्या है? इसमें क्या दिया गया? तो ये आर्टिकल 3 का ये स्टेटमेंट सही है? हाँ? कौन सा? क्रिएट न्यू स्टेट्स, अल्टर देयर बाउंड्रीज, इवन देयर, ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? पहले इसको बुक रखे हुए हैं सामने, इसके बाद गलत हो रहा है तो कैसे हो? सही है कि गलत है? सही है। अब ये बताइए, द स्टेट डज नॉट पार्टिसिपेट इन अमेंडमेंट प्रोसेस, ये सही है कि गलत है? अमेंडमेंट प्रोसेस में वो कैसे पार्टिसिपेट करेगा? हाँ, नहीं, बताइए, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। करेक्ट नहीं, नॉट करेक्ट इन द मैटर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। पहले सी ऑप्शन पे आ जाइए। सबसे पहले, सच लॉ शैल बी पास्ड बाय ए सिंपल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट एंड नॉट कंसीडर्ड एज अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। सही है कि गलत है? अभी हमने आपको बताया। नहीं, पहले समझिए, सच लॉ शैल बी पास बाय ए सिंपल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट एंड कंसीडर्ड एज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। सही है कि गलत है? हिंदी में आ जाइए, अगर वहां समस्या है तो यहाँ आ जाइए। ऐसा कानून, नहीं बातचीत नहीं, पहले यहाँ देखिए, ऐसा कानून संसद में साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा और अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के संशोधन के रूप में माना जाएगा। 368 के तहत वो संशोधन नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? तो आंसर सीधे आपको मिल गया क्या? दो ऑप्शन तो सही आंसर नहीं होगा, यही आंसर सही है। तो देखो, इंट्यूशन से बना दिया नहीं। पार्लियामेंट में बाई लॉ फॉर्म में न्यू स्टेट, ये सही है कि गलत है? हाँ? तो लिखा है नॉट करेक्ट। ये क्या है? करेक्ट है, स्टेटमेंट है। Article 4 provides that the laws made under Articles 2 and 3 shall contain provisions for the amendment of the first schedule and second schedule। ये सही है कि गलत है? स्टेटमेंट भी ये सही है। ठीक है, तो ये दो तो आंसर नहीं होंगे। अगर ये दोनों अगर सही स्टेटमेंट है तो आपको क्या पूछना है? गलत ढूंढना है। और ये आ जाइए लास्ट वाला, नो बिल फॉर इनेक्टिंग सच लॉ shall be introduced in the parliament unless it has been referred to the legislature of the states whose areas, boundaries and the name is affected।
विधायिका को नहीं भेजा गया हो जिनके क्षेत्र सीमा या प्रभावित हो। ऐसा जरूरी है क्या? वहां भेजना जरूरी है? नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट अपने बिल पे ही चाहे तो वो कर सकता है। तो आंसर कौन सा हो गया? सी ऑप्शन। ये समझ में आया क्यों आंसर है? समझ में आ रहा है आप लोग को? नहीं आ रहा है? बताएं इसको फिर से। हैं? ये देखिए ये क्या कह रहा है, पर इसको समझिए। कोई भी चेंज जब आप संविधान में करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? उसको संशोधन कहते हैं। कोई भी अमेंडमेंट करते हैं, ठीक है। और संविधान में जो संशोधन आप करते हैं उस संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 368 में प्रावधान, ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। 368 के अंतर्गत जो प्रावधान है उसमें ये व्यवस्था है कि जो दोनों सदनों में, जैसे लोकसभा हो गया और राज्यसभा हो गया, दोनों में आप क्या करते हैं? आप बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं और जो बहुमत होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 2/3 होनी चाहिए, 2/3, इसको स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो है ये दोनों स्टेट में, मतलब कि लोकसभा में और राज्यसभा में, और सेपरेटली होना चाहिए, कोई ज्वाइंट सेशन में ये आप संशोधन नहीं कर सकते। ये हो गया एक बात। दूसरी बात कि संविधान में कोई भी परिवर्तन जब आप करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? संशोधन कहते हैं, अमेंडमेंट कहते हैं। अब इसमें देखिए कि कुछ ऐसे भी चेंजेस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि अनुच्छेद 2, 3, 4, 169, 169 जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल को ही हटाना है, उसको साधारण बहुमत से पार्लियामेंट चाहे तो वो चेंज कर सकता है, ठीक है। और संविधान में जो अनुच्छेद 368 के तहत कोई भी अमेंडमेंट करना है, यह अधिकार किसके पास है? यह अथॉरिटी किसके पास है? भारत की संसद के पास है। राज्यों की विधानसभा के पास ये नहीं अधिकार है। बात समझ में? है? क्या? हाँ हाँ, तो ठीक तो है, तो उसमें क्वेश्चन क्या है? ऐसे कानून बनाने के लिए कोई भी विधेयक संसद में तब तक पेश नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे उन राज्यों की विधायिका को नहीं भेजा गया जिनके क्षेत्र सीमाएं या नाम प्रभावित है। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? हैं? आप बोले थे ना कि इसमें अगर कोई भी पार्लियामेंट का विड्रॉ कर सकते हैं, उसका स्टेट का परमिशन लेना जरूरी है। हाँ हाँ हाँ, इसमें तो परमिशन लेने का बात किया गया नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे राज्यों की विधायिका में नहीं भेजा गया हो जिनके क्षेत्र या सीमाएं। उसमें भेजता है, उनका कंसेंट जो है वो कंपलसरी नहीं है। इसीलिए तो लिखा है स्टेटमेंट हमने कि ऑन इट्स ओन विल, अपनी इच्छा के अनुरूप चाहे तो वो क्या कर सकता है? वो चेंज कर सकता है। हाँ, एक इंफॉर्मेशन आपको, जैसे कि हम आपसे पूछ रहे हैं कि भाई आप जो है ये, अब ये आपको भेजा गया, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि अगर आप मान लीजिए कि इसके अगेंस्ट चले गए तो वो नहीं कर सकता है। इसीलिए घूम फिर कर जब आप देखिएगा तो ये शक्तियां कहाँ निहित है? संसद के पास, ठीक है। और कोई भी परिवर्तन होगा तो वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत वो नहीं माना जाएगा। यही तो है, स्पष्ट, क्लियर है? एक बार बता दिया जाएगा, जैसे आपसे पूछे कि भाई शाम को पार्टी है, चलना है तो चलिए, आप बोलिए कि नहीं हम नहीं जाएंगे, अकेले कहाँ जाइए, तो हम आपका जो है सो ये कंसेंट हमारे ऊपर कंपल्सन नहीं है। जाना है तो ठीक है, नहीं जाना है तो हम तो जा ही रहे हैं। हाँ, वो होना है, होता है, यही बात है। लेकिन कल लोग कि आप ये नहीं कहें, हाँ, कि बिना बताए हमसे पूछा नहीं गया, तो बस ये बस पूछा जा रहा है, यही चीज। कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करता है। आपको नहीं पता था कि भेजना जरूरी है, पहले बताना जरूरी है। बहुत कुछ नहीं मालूम होगा, धीरे धीरे पढ़िएगा तो पता चलेगा। ये कौन सी बड़ी बात है? हाँ, इसीलिए, जबकि इसको हम 4 बार पढ़ाए हुए हैं कम से कम। इसके अलावे इसके बाद भी और क्लासेस हैं, तो उसको ध्यान से पढ़िएगा जब एक बार। ये अभी जो है ये किताब लेके बैठे हुए हैं, अभी फर्स्ट
अच्छा मतलब फर्स्ट चैप्टर ही अभी पढ़ रहे हैं। हाँ हाँ तो उसको पढ़िए। हाँ तो पढ़िए अभी, क्योंकि अब तक रिवीजन जो ये खत्म हो जाना चाहिए था। तब फिर विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, क्या नहीं है बताइए। बताइए। एक राज्य में केंद्र शासित प्रदेश शामिल हो सकता है, स्टेट में इंक्लूड यूनियन टेरिटरी, हो सकता है ये। तो ये क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। चंडीगढ़ की स्थिति क्या है, पुडुचेरी जो है उसकी स्थिति क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल बाय ए लॉ ऑफ पार्लियामेंट, हाँ वही डी है। बाकी तीन तो होते ही है ना, अल्टर, इंक्रीज, डिमनिश, अभी तुरंत लिखे तो पीछे कौन सा। हाँ तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है। ये स्टेट जो है, एक राज्य में केंद्र शासित प्रदेश शामिल हो सकता है, तो ये हो सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का मतलब हो गया कि उसमें आप चेंज करते हैं ना। हम अभी आपको क्या बताए कि कुछ भी परिवर्तन कीजिएगा संविधान में तो वो क्या हो गया, वो एक चेंज हुआ। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो चेंज अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, ये बात हो रही है। जैसे अनुच्छेद 13 याद कीजिए, आर्टिकल 13, उसमें क्या था 13 क्लोज 4, कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल अप्लाई एनी लॉ अंडर आर्टिकल 368। नहीं तो कानून बना के संसद क्या करेगा, सबसे पहले फंडामेंटल राइट को ही खत्म कर देगा। समझ में आ रही है बात। जैसे उसमें स्टेट का डेफिनेशन क्या था आर्टिकल 12 के अंतर्गत, बताइए। स्टेट कैसे डिफाइन करते थे, लॉ किसको कहते थे, लॉ, ऑर्डिनेंस, रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस, नोटिफिकेशन, बाई लॉ, कस्टम्स, यूसेज, ये सब क्या है, ये सब विधि है। लेकिन जो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो परिवर्तन करते हैं, ये इसके अंतर्गत लॉ नहीं है। इसीलिए तभी तो जुडिशियल रिव्यू वहां से जो है डिराइव हुआ ना। समझ में आ रहा है कि नहीं है। वो तो आपको एक अलग जजमेंट है केशवानंद भारती केस में, लेकिन यहाँ पे जो स्थिति है वो क्या ये बताया जा रहा है, वो ये बताया गया कि इसके अंतर्गत कोई भी लॉ जो है वो सामने तो संसद क्या करेगा, जितने सिटीजन से इनका राइट्स क्या है उसको खत्म कर देगा। समझ में आ रही है कि नहीं बात, ये बताइए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल बाय ए लॉ ऑफ पार्लियामेंट एंड आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बताओ तो, आप लोग बताओ तो। है डी कैसे, ऐसे ही। अनुच्छेद 2 क्या कहता है, आर्टिकल 2। हाँ तो अब ये क्या है, नए राज्यों का निर्माण या एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्यों का प्रवेश, तो ये क्या अनुच्छेद 3 में है कि 2 में है, तो नॉट है तो आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट रिक्वायर्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब समझ में आ गया क्या चाहिए इसके लिए, सिंपल मेजॉरिटी। 13 बताइए। इसके क्वेश्चंस बहुत मतलब सेट क्वेश्चंस हैं, इसमें बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है ट्विस्ट करने का, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा, तो अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आया तो बनना ही बनना। 13 क्या है, ए बिल फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग ए न्यू स्टेट इन इंडिया मस्ट बी पास्ड बाय, मस्ट बी पास्ड बाय, यहाँ से पढ़ लीजिए हमको। A simple majority in parliament and ratification by not less than two-thirds of states. A simple majority in parliament, a two-third majority in parliament and ratification by not less than two-thirds of the states. कौन सा सही आंसर, बी।
संसद में साधारण बहुमत। 14 नंबर बताइए। कौन सा स्टेटमेंट सही लग रहा है? फर्स्ट सही है कि नहीं? सेकेंड, यूनिटी इन इंटीग्रिटी पढ़े आप लोग? सेकंड क्या कह रहा है? बताइए। हाँ, कौन सा? फर्स्ट सही है। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में क्या आप ऐसा बात कीजिएगा क्या कि हम बिहार को एक अलग जो है देश बना देंगे? ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्या है ये? बिहार एज एन इंडियन स्टेट वाज फॉर्म्ड। कौन सा सही है? 1936? हाँ, ये 1912। डेट बताइए। ठीक है। 1936 में क्या हुआ था? उड़ीसा से क्या हुआ था? सेपरेशन। 2000 में क्या हुआ था? वेरी गुड। 15 नवंबर। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, इन तीनों में सबसे बाद में कौन सा स्टेट है? यही। हाँ, ये बताइए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन 1948? वेस्ट बंगाल। पंजाब। पंजाब 1966 में है। पेप्सू था पहले। हिमाचल। हिमाचल ये 1950 में था। पटियाला स्टेट था वो। उसमें हिमाचल वगैरह सब उसी में आते थे। तीसरा, द कमीशन ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत इजी है। लैंग्वेज। हाँ, 1956 कि 57? पक्का? चलिए, चौथा क्वेश्चन अभी पूछा भी हमने थोड़ी देर पहले। हाँ, इसमें क्वेश्चन दिया गया भाई इसका। ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये एकदम ध्यान में रखना चाहिए। रीस्ट्रक्चरिंग की जगह ये रीऑर्गेनाइजेशन। आंध्र प्रदेश कब बना था? हाँ, हाँ, 1 नवंबर को बना था। हाँ, 92। ये बताइए सिक्स। वही क्वेश्चन है। लैंग्वेज मतलब भाषा के आधार पर बनने वाला वो पहला स्टेट था, है ना? एक श्री मालू करके थे ना, वो आमरण अनशन पे बैठते थे। और है? हाँ, तो अब वो आमरण अनशन पे बैठ गए और उनकी क्या हो गई? डेथ हो गई। तो एक बहुत बड़ा एक दबाव हुआ। तो अब उसमें जो स्टेट ऑफ मद्रास था, उससे दो जो है वो स्टेट, एक तमिलनाडु और एक आंध्र प्रदेश। फिर फर्दर आंध्र प्रदेश जो है 2014 में एक और बंटवारा हुआ, जिसमें तेलंगाना एक स्टेट बना और आंध्र प्रदेश। स्टेट ऑफ त्रावणकोर, स्टेट ऑफ मद्रास, ये दो आपके थे, और एक स्टेट ऑफ मैसूर। तो मैसूर मतलब जो कर्नाटका होता है उसको कहते हैं। कर्नाटका का कैपिटल क्या हो गया? बेंगलुरु, है ना? और आपका उधर हो गया क्या?
रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में बात करें। आंध्र प्रदेश से पहले आंध्र प्रदेश का बना कौन? हाँ, एस्टेब्लिश कौन सा क्वेश्चन? आंध्र प्रदेश का हाँ यही तो है, आफ्टर इंडिपेंडेंस विच ईयर आंध्र प्रदेश वाज क्रिएटेड एज ए लैंग्वेज बेस्ड स्टेट इन 1953 है। हाँ ये 1953 है, इसके बाद से ये बना है लिंग्विस्टिक, वही तो बता रहा है 1956 में जो है ये आपको बना। हाँ ये स्टेट इसी के ग्राउंड पे तो बना कि आंध्र प्रदेश जब बना ना तो इसके बाद से लिंग्विस्टिक बेसिस पे ये बना है स्टेटस थी। द इंडियन गवर्नमेंट सेटअप ए कमीशन अंडर चेयरमैनशिप ऑफ, यही अभी क्वेश्चन जो हम लोग अभी डिस्कस किए थे। ये इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, इससे आप लोग मत घबराइए, इसको ध्यान से पढ़िएगा तो आसानी से बन जाएगा। नाम चेंज कर दिया है तो यही तो क्वेश्चन है ना। जेसी सा on 23rd April 1966 to divide the existing Punjab and determine the boundaries of new states Haryana, giving consideration to the language spoken by the people। ठीक है, अब ये क्या है, 23 अप्रैल 1966 को न्यायमूर्ति जेसी शाह ने मौजूदा पंजाब को विभाजित करने और लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को ध्यान में रखते हुए नए राज्य हरियाणा की सीमाओं का निर्धारण करने का आदेश दिया। ठीक है, चलिए। हाँ हाँ, ये बताइए, ये अभी आया भी था इस तरह का क्वेश्चन, ऐसा प्रीलिम में हम डिस्कस किए थे 1971 नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, 71 का एक्ट भी है। ये बताइए स्टेट ऑफ झारखंड, हाँ डेट, ये बताइए ये इनकरेक्ट है। द स्टेट ऑफ मैसूर वाज रीनेम्ड एज तमिलनाडु, सही है कि गलत है? हाँ? तो क्वेश्चन क्या है? हाँ तो पहला स्टेटमेंट के बारे में क्या ख्याल है? मैसूर राज्य का नाम बदल कर तमिलनाडु कर दिया गया। हाँ तो ये आंसर तो ये निकल गया, और रेस्ट 3 क्या हो गए आपके, ये फैक्ट्स हो गए। तो ये इसको आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। द स्टेट ऑफ बॉम्बे और महाराष्ट्र और गुजरात जो है ये, हाँ सौराष्ट्र और गुजरात जो है ना, तो गुजरात वाला पार्ट सौराष्ट्र हो जाता था और महाराष्ट्र हो गया उधर, तो स्टेट ऑफ बॉम्बे जो है ये होता है, और हिमाचल प्रदेश पहले क्या था, यूपी होता है। क्लियर हो गया, ये 3 आपके फैक्ट्स हो गए। ये बताइए, ठीक है, कौन सा ये अमेंडमेंट था? हाँ हाँ 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, चेक कीजिए तो, चेक कीजिए। 35 नहीं है। 34, 35, 36, 37 4 ऑप्शन है। हाँ किस में, क्या क्वेश्चन क्या पूछा है? तो फुल फ्लेजेड स्टेट कब हुआ था? हाँ यही क्वेश्चन, मतलब पूर्ण रूप से फुल फ्लेज स्टेट है। और 35 में क्या दिया गया था? इसीलिए ये ऑप्शन कठिन हो जाता है, ये क्वेश्चन इतना इजी दिखता है
लेकिन इसमें कोई भी आदमी बैठ जाएगा और थोड़ा सा रिफ्लेक्सेस इधर उधर हो गया, ये गलत हो जाएगा। पढ़िए उसको क्या लिखा है, बोलिए, बोल के पढ़िए उसको, बोल के पढ़िए, ऐसा ही नहीं, उसको बोलिए क्या लिखा क्या है वही। हाँ, इतना हरा मतलब कलरफुल का रंग रखा हुआ। हाँ, वही रियल चीज जो है वही छोड़ दी, पढ़िए। हाँ, बोलिए बोलिए, बाकी लोग भी सुनेंगे। तिल, हाँ हाँ हाँ, चलिए, which state's capital name has not changed yet after independence? आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? कैसे चेंज नहीं हुआ? वेस्ट बंगाल का कोलकाता, केरला का हाँ तिरुवनंतपुरम हो गया, तमिलनाडु का ये भी मद्रास से चेन्नई हुई है ना। इसका चूंकि ये आंध्र प्रदेश जो है ना, ये हैदराबाद के कॉन्टेक्स्ट में ये था इस वजह से, लेकिन अब तो वो भी कैपिटल जो है, इसलिए यही डी ऑप्शन जो है ये इसका। पहले क्या था, कोलकाता नाम हो गया है। हाँ, पहले कैलकाटा था। द नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना। हाँ, ये तो बता दीजिए। एट प्रेजेंट कितने हैं स्टेट टोटल? हाँ, हम्म, 28 होगा, ठीक है। नेक्स्ट 17, which of the following states has never been granted a special category status by the central government? हाँ, देखिए, विशेष राज्य जो है इसको समझिए ये क्या है। इसमें जितने आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं वो प्लस सिक्किम कितने हो गए, 8। इसके अलावे जो हो गया हिमाचल प्रदेश 9, उसके बाद हो गया आपका ये JNK 10, उत्तराखंड 11। मतलब हिली जो एरियाज के हैं वो जो है उसके अंतर्गत स्पेशल स्टेटस रखते हैं। इसमें बिहार जो है ये कभी नहीं रहा है ना। उत्तराखंड स्टेट वाज क्रिएटेड इन, कंफर्म, ऑप्शन देख रहे हैं 99, 2000, 2001। अब इसमें है कि ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति, 3 तो एक साथ बने थे। 15 नवंबर को आपको झारखंड बना था 2000 में, अब छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, ऐसा नहीं कि एक साल पहले बन गया हो, इसीलिए ये कंफ्यूजन जो है। हाँ, ये बताइए, द उत्तरांचल जो है ये कौन सा एक्ट होगा बताइए। उसी साल हो गया था, उसको चेंज कर दिया। यूनियन टेरिटरीज, इसमें बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनियन टेरिटरी? अंडमान निकोबार, इसका कैपिटल कहाँ है? और इसका दमन एंड दीव का? मर्ज हो गया है दमन और दीव, दादर नगर हवेली के साथ दमन और दीव जो है मर्ज किया। अब कैपिटल कौन सा है, किसका कैपिटल? और इसका दादर नगर हवेली का कैपिटल क्या था? सिलवासा। तो सिलवासा कैपिटल अब है कि नहीं? अब नहीं रहा। सिलवासा जो है वो दादर नगर हवेली का होता है। अब कावड़ती कहाँ का कैपिटल है? लक्षद्वीप का हाईकोर्ट कहाँ है?
सबसे ज्यादा जो है कोकोनट का प्रोडक्शन कहाँ होता है? हाँ? लक्षद्वीप में होता है, ध्यान दीजिएगा। हाँ हाँ हाँ। कोझीकोड, कोझीकोड कैसे याद आया? कोझीकोड के बारे में बताइए कुछ, कुछ फेमस क्या? दिल्ली क्या है? ये एक है, इसको बोलते हैं एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटोरी। कौन सा अमेंडमेंट था? 69, ये याद करो। हाँ ठीक। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? और एंजियोल कहाँ की राजधानी है? हाँ, शिलोंग की। हाँ, मिजोरम पक्का? मेघालय का? हाँ शिलोंग, ठीक। हम्म? किसको? शिलोंग को। मेघालय जो है किन किन स्टेट से उसकी बाउंड्री टच करती है? बंगाल से नहीं टच करेगा? पक्का? अच्छा, सिक्किम? सिक्किम 3 स्टेट से, 3 कंट्री से। कौन कौन? सिक्किम तो है ही है। नेपाल, भूटान और, नेपाल, भूटान और चाइना। और इंडिया के किस स्टेट से? बाई बीच का वही आ गया। हाँ ये बताइए। बताइए। इसमें कुछ सॉल्व करने वाला है ही नहीं है, इधर यू नो यू डोंट नो। तो चेक कीजिए आप अपना बुक से, और क्या बताइए, इसमें अंदाजा लगाइए। अब इसको दिमाग लगा के, हाँ हम वही तो कह रहे हैं। तो यही क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए, जिसको वो नहीं मालूम है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है ना। अब इसमें क्या है? which one of the following pairs is not correctly matched in terms of power of president to make regulation for certain union territories under article 240 of the constitution? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुमेलित नहीं है? 241C पुडुचेरी, 241B लक्षद्वीप, 241D दमनदीव, 241A अंडमान एंड निकोबार। बताइए। हम्म? 241C ये जो है पुडुचेरी है। ये जो है, ये पुडुचेरी किसमें है? गलत तो है, पुडुचेरी है किसमें? और टोटल कितने हैं उसमें 240 में? वही 5 कौन कौन से है, वही तो पूछ रहा है? किसका मतलब? ये आर्टिकल्स हैं। इसमें ये बताया जा रहा है, जैसे जो भी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं ना, यूनियन टेरिटोरी, वो डायरेक्ट किसके कंट्रोल में होते हैं? यूनियन के अंतर्गत। तो यूनियन के अंतर्गत तो अब वो क्यों, ये एग्जीक्यूटिव हेड कौन हो गया आपके? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में वो एक तरह से, तो अब उसमें ये यही कह रहा है कि जो प्रेसिडेंट टू मेक रेगुलेशन फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटोरीज अंडर आर्टिकल 240 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 240 जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसमें आपको ये क्या क्या चेंजेस है। तो जो 241C है, इसमें जो है क्या है? दादर नगर हवेली, पुडुचेरी जो ये गलत है। इसमें क्या है, अभी आपको ढूंढना क्या है? सुमेलित नहीं है, रेस्ट जो है वो सही। क्लियर हो गया? इनमें से कौन इनकरेक्ट है?
गोवा गॉट स्टेटहुड इन द ईयर 1987। इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है ये। हाँ, दीव इज एन आइलैंड ऑफ गल्फ ऑफ खंबर। भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा दमन और दीव को गोवा से अलग कर दिया गया था। गलत है। 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टाइप कीजिए क्या है। दादर और नगर हवेली 1964 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अधीन था। कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है? दीव इज एन आइलैंड ऑफ गल्फ ऑफ खंबर। सही है, सही है। और बताइए। फिफ्टी सिक्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है बताइए। क्या 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो ये इनकरेक्ट कैसे होगा? वही तो पूछ रहे। गल्फ ऑफ खंबत क्या है? दीव इज एन आइलैंड ऑफ गल्फ ऑफ खंबर। नहीं, गुजरात के पास तो है, तो गुजरात के पास तो ये कच्छ जो बता रहे वो भी है, यही तो पूछ रहे हैं। दादर नगर हवेली जो है वो फ्रेंच कॉलोनी के अंतर्गत 1964 था, ये भी सही है। दमन एंड दीव जो है ये गोवा से सेपरेट हुआ था। पक्का? दमन एंड दीव कहाँ से सेपरेट हुआ था? सेपरेटेड फ्रॉम गोवा, गोवा से अलग हुआ था। कहाँ से हुआ था? हाँ? तो वही तो बताइए। ये सब क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, ये ढूंढिए आप। ये आप लोगों को बताए भी थे, हम लिस्ट फर्स्ट क्लास में ही बोले थे कि सारा लिस्ट जो है बनाइए। दमन एंड दीव कहाँ से अलग हुआ था? पक्का? कंफर्म? मालूम है आप लोग को ये क्या कह रहा है कि दमन एंड दीव वर सेपरेटेड फ्रॉम गोवा बाय 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अभी 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नेट स्मार्टफोन सब इस्तेमाल किया है, ये सब चेक कर लिए। मतलब ओपन बुक में एग्जाम हो जाएगा। हाँ, 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या मिला आपको? 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और क्या है? दमन एंड दीव को गोवा से सेपरेट किया गया था 56 में। क्या? 7 कॉन्स्टिट्यूशनल। हाँ, ये तो सही है, ये तो स्टेटमेंट सही है, इसमें कहाँ कोई गलत है। तो वही तो हम तब से पूछे जा रहे हैं, इशारा भी कर रहे हैं आप लोग को कि दमन एंड दीव जो है ये सेपरेट गोवा से हुआ था। 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या हुआ था? ठीक है, अब दमन एंड दीव को गोवा से सेपरेट किया गया था 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। नहीं, दमन एंड दीव को कहाँ से सेपरेट किया गया? कंफर्म? तो बस यही तो क्वेश्चन है। दादर नगर हवेली फ्रेंच कॉलोनी थी 64 तक, बस यही तो फैक्टर है। इतना कहाँ घबरा रहे हैं आप लोग? दीव जो है वो आइलैंड है गल्फ ऑफ कम्बत का। हाँ, बस ऐसे बताइए। फैक्चुअल क्वेश्चन में इस तरह से नहीं, उसको एकदम इधर आई नो आई डोंट नो, इन बिटवीन द लाइंस कंफ्यूजन होगा तो मुश्किल है फिर। कम से कम इस तरह का क्वेश्चन, इसमें तुरंत क्लैरिटी होना चाहिए कि हमको नहीं मालूम है, एकदम क्लैरिटी की एकदम एग्जैक्ट हम सही जान। समझ में आ रहा है? तो इसे छोटा मोटा चीज देखने में लगता है, ये क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाएगा तो गलत होना ही। हाँ, इसमें बताइए कौन सा है?
5 to 11 कंफर्म। 1 2 3 4 तो उधर था ही, 5 से यहाँ हो गया, और 12 से आपका फंडामेंटल राइट था। कौन सा है पार्ट? पार्ट 1 क्या है? पार्ट 7 क्या है? हाँ हाँ, नहीं वो आप बता रहे हैं शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 में जो आप बता रहे हैं यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, वही ना? हाँ, स्टेट को फिर उसको जो रिपील किया था उसके बारे में बताओ। पार्ट 9 क्या हो गया? हाँ, 9A 9B, तो फिर 9A और 9B क्या आ गया? कोऑपरेटिव सोसाइटी। 9 9A क्या है? कौन सा अमेंडमेंट था? हाँ, नगर पालिका का। और पंचायत का 73rd 74, 1992 1993। तो इसका 1992 का 2 आ जाता है तो 72 हो जाएगा, 1993 का 3 आ जाएगा, उधर हो जाएगा। तो ऐसे घबरा जाइएगा। बात समझ में आ रही है? 73वां और 74वां। 73वां कब हुआ था? 1992 में। 74वां कब हुआ था? 1993। कोई कंफ्यूजन नहीं। द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। क्या है क्वेश्चन? हाँ ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये क्या, इनको ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट को? वाइस प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन किसको देते हैं? हाँ? अब प्रेसिडेंट किसको रेजिग्नेशन देता है? हाँ? नहीं, राष्ट्रपति जब अपना इस्तीफा देंगे तो उपराष्ट्रपति को देंगे। शपथ जब ग्रहण करेंगे तो चीफ जस्टिस करेंगे, और राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति अपना जो है इस्तीफा देंगे। समझ में आ गया? प्रधानमंत्री और स्पीकर किसको अपना रेजिग्नेशन देता है? हाँ, डिप्टी स्पीकर। और डिप्टी स्पीकर किसको देते हैं? और चेयरमैन किसको देते हैं? हाँ। ऐसा नहीं कि चेयरमैन लिख दे सीधे डिप्टी चेयरमैन। इसी तरह छोटा छोटा क्वेश्चन जो आप लोग को उलझा देगा कि स्पीकर जो है डिप्टी स्पीकर को रेजिग्नेशन दिए, तो जो डिप्टी स्पीकर स्पीकर को रेजिग्नेशन दिए, इन द सेम मैनर डिप्टी चेयरमैन चेयरमैन को जो है रेजिग्नेशन दिए, और चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन। यही गलत हो गया, क्योंकि जो चेयरमैन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को देते हैं। बस वही। Which legislation provides the rule regarding conferment of, बताइए कौन कानून है? सिटीजनशिप एक्ट 19। With reference to India, consider the following statement: there is only one citizenship and one domicile. A citizen by birth only can become the head of the state. इसको हम इस नोट्स में लिखवाए हैं कि ओनली बाय बर्थ जो है वही प्रेसिडेंट, यूएस में नहीं हो सकता। यूएस में ऐसा होता तो बराक ओबामा कहाँ से हो गए रहते? थोड़ा सोचिए, वो अफ्रीकन मुल्क के थे। ठीक है, और इज आर करेक्ट तो हो ही गया, कुछ नहीं। 3 क्या है? ए फॉरेनर वंस ग्रांटेड सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टांस। गलत है। बताइए। संविधान के प्रारंभ में भारत का नागरिक होने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक नहीं थी? सामान्यतः भारत का निवासी ये नहीं था।
और डोमिसाइल जरूरी था। हाँ, ए सिटीजन इंजॉयज ऑल सिविल राइट्स इन द स्टेट, सही है, कोई पूछना ही नहीं है। ए सिटीजन इंजॉयज ऑल द पॉलिटिकल राइट्स इन द स्टेट, एन एलियन इंजॉयज ऑल द सिविल राइट्स इन द स्टेट। An alien enjoys all the political rights in the states. Indian citizenship cannot be obtained. पक्का, कुछ पूछना ही नहीं है। कैसे कैसे सिटीजनशिप मिलता है? तो बाय बर्थ, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय टेरिटोरियल इनकॉर्पोरेशन और बाय डिसेंट। 5 जो है तरीका। डिपॉजिटिंग इंडियन बैंक में पैसा डालने से आपको नागरिकता नहीं मिलने वाली, ठीक है? नहीं। A person will lose his citizenship if he voluntarily surrenders his citizenship. वह स्वेच्छा से अपनी नागरिकता छोड़ देता है। सरकार उसकी नागरिकता, पहला तो उसमें क्या है, will lose, स्वतः जो है वो क्या करेगा, वो छोड़ देगा, तो लूज करेगा। The government withdraws his citizenship, सरकार उसकी नागरिकता वापस ले सकती है। He voluntarily accepts citizenship of another कंट्री, इस केस में भी क्या होगा, और ये दो तो ऑल दे दो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपीटेंट टू प्रिस्क्राइब कंडीशंस फॉर एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, बताइए। हाँ, पक्का। Under Article 11 of the Constitution, it is the Constitution which empowers Parliament to enact law. There is no elaborate and permanent provisions for citizenship and permanent citizenship or elaborate provision Article 11. तो कॉन्स्टिट्यूशन किसको ये अधिकार दिया है, संसद को, और पार्लियामेंट इन दिस कनेक्शन लेजिस्लेटेड लॉ अंडर नेम क्या, सिटीजनशिप एक्ट 1955, and under Citizenship Act 1955 there are certain provisions to gain the to acquire citizenship like by birth, by descent, by registration. तो किसको ये अधिकार है, वो संसद को अधिकार है। और वैसे ये जो नागरिकता से संबंधित जो विषय है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, लैंग्वेज किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, सेंसस, बीएसएफ, रॉ, ध्यान दीजिएगा, इसको लिख लीजिए होमवर्क के लिए। Who among the following has the exclusive power to determine the issue of citizenship in India? Exclusive power. कोई भी इश्यू अभी तुरंत आपको नहीं बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसमें कोई भी संबंधित कुछ भी करे, तो एक्सक्लूसिव पावर टू डिटरमाइन इश्यू ऑफ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू सिटीजनशिप, नागरिकता संबंधित संशोधन, बताइए। ओवरसीज सिटीजनशिप के बारे में जो कार्ड होल्डर्स थे 2015 में ये परिवर्तन हुआ था, और जो पीआईओ थे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये सब बताए हुए आपको। हाँ, तो बताइए इसके बारे में क्या है। A minor child whose parents are an Indian citizen, कौन एलिजिबल नहीं है ये पूछा जा रहा है। हाँ, भारतीय नागरिक का विदेशी मूल का जीवन साथी, स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ इंडियन सिटीजन, वो जो है क्या एलिजिबल है, नॉट एलिजिबल है। इंडियन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन, कुछ पूछना ही नहीं। रेस्ट 3 जो हो गए वो क्या हो गए, एलिजिबल हो गए। समझ में आ रहा है ये चीज।
पाकिस्तान जो लोग चले गए विभाजन के बाद उनको नागरिकता फिर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया which came into force 26 जनवरी 1950। सिंगल सिटीजनशिप का होना ये फेडरेशन को बताता है कि यूनिटरी फीचर बताता है? कैसे? यूएस में क्या है, कनाडा में क्या है, तो फेडरेशन होने के नाते क्या हो, तो उनको मिलती है नागरिकता। हाँ यूनिटरी, गुड। चलिए नेक्स्ट। बन जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए नहीं समझ में आए यहीं से स्टार्ट कीजिए, जो आ रहा है वही बनाइए। A naturalized citizen of India can never be deprived of his citizenship। हाँ? ये गलत है। रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइज जो भी है उनके केस में क्या है, अगर मान लीजिए कि अगले जब तक वो 5 वर्षों के अंतर्गत अगर 2 साल का क्रिमिनल ऑफेंस अगर उनको मिल जाए, हाँ तो मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो ये थर्ड वाला जो है आपका ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, हाँ अब बी ऑप्शन को भी देखिए, सेकंड वाला, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द यूएस envisages a dual policy, union and states, but a single citizenship, नहीं। और ऊपर वाला was inserted in the constitution to meet the demand। तो आंसर क्या हो जाएगा, हाँ। Which article of the Indian Constitution is empowered to Parliament to regulate citizenship? अभी हम थोड़ा ऊपर है, हाँ 11 अंडर आर्टिकल 11, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल 11 जो है क्वेश्चन जो है पक्का लीगली मैंडेटरी फॉर रजिस्टर। भारत में नागरिक पंजीकरण प्रणाली के तहत जन्म और मृत्यु की घटना के कितने दिनों के भीतर पंजीकृत करना कानूनी रूप से अनिवार्य है? How many years does a person of Indian origin need to reside in India to become a citizen of India under Citizenship Act 1955? 5 years. When was Citizenship Amendment Bill 2019 passed? ये बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से 10, 11, 12, 13 से मुझे कोई तो सही हो। बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है, बताइए। 11th लग रहा है, कैसे 11th लग रहा है, देखिए तो क्या बताया, अभी स्ट्राइक देखते हैं। तुम्हें टाइप भी करना चाहिए। पक्का क्या 11th है, कैसे स्ट्राइक कर रहा है 11th दिसंबर, यही तो हम इसमें और कोई कंफ्यूजन नहीं था। चलिए एक नया फॉर्मूला ये दे दिए कि जो स्ट्राइक करे पहला ऑप्शन वही। अब ये कैसे आप मेजर कीजिएगा कि उसमें 30% आपके गिर जा रहा है, हाँ?
100 में 70 भी सही है। देखिए जो प्रोबेबिलिटी जो पढ़ाया जाता है ना, जैसे कि 50% प्रोबेबिलिटी है सही या गलत की 1/2, उसका एक सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है, इस चीज को समझिए कि जब जो नॉकआउट जो कॉन्टेक्स्ट मतलब जो कॉन्टेस्ट होता है, नॉकआउट किसको कहते हैं? ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए कि कोई एक हंटर है, हंटर मतलब कि हाँ वही जो तीरंदाज जिसको कहते हैं, या जो मान लीजिए गन शॉट कर रहा है, तब उसकी प्रोबेबिलिटी है 50%। 50% इन सेंस की हर दूसरा हिट जो है वो टारगेट को लगता है। पहला हिट उसने किया और पेड़ पर बहुत सारे बर्ड्स सबकी चिड़िया है और वो मिस कर गया, तो सेकंड जब वो हिट करने जाएगा जिसमें उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो हिट कर ही देगा, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि वहां पर फिर से चिड़िया बैठी रहेगी, क्या हो तुम मारो? अगर फर्स्ट अगर जो मिस कर गया तो वो क्या है, वो सारी चिड़िया जितनी है सब उड़ जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी जो इस तरह का जो चीज है ना, उसका सबसे बड़ा लिमिटेशन यही होता है कि एज इफ क्वाइन हैज ए मेमोरी, और उसमें ये एज्यूम किया जाता है कि भाई इसके पास मेमोरी है, 100 टाइम्स आप कॉइन को जो है हेड किए, वो हेड आया, तो नेक्स्ट टाइम की वो टेल उसको आना ही, यही ना प्रोबेबिलिटी कहते हैं कि वो हर बार जो है, तो इसलिए ये थोड़ा सा ध्यान। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 2019? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे इस बार भी क्वेश्चन उम्मीद लग रहा है। टू ग्रांट सिटीजनशिप टू परसिक्यूटेड माइनॉरिटी, है ना, फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। Which country accepted the policy of dual citizenship? अमेरिका है ही नहीं ऑप्शन में, कनाडा इसका आंसर। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर इज अंडरटेकन अंडर कौन सा? बोलिए। सी क्या है? सेंसस एक्ट 1948 एंड सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर इज अंडरटेकन। और क्या है? सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, सिटीजनशिप रूल्स 2003, सेंसस एक्ट 1948 एंड सिटीजन रूल्स 2003। सी है। सी। हो गया। चलिए नेक्स्ट इसमें है ये वाला, कौन सा? नहीं, और कौन सा कोई पीछे का क्वेश्चन है? ठीक। हाँ हाँ 55 2003 कहाँ है इसमें? 1955 तो रूल्स इसमें, हाँ ये वाला ऑप्शन सही है, बी वाला, ये वाला सही है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 और जो आपका रजिस्टर बना वो सिटीजन रूल्स से बनता है। हाँ बी ऑप्शन है। अच्छा इसमें सिटीजनशिप एक्ट इधर लिखा हुआ है, ठीक ठीक है। अब इसमें जैसे जैसे कि एमपीएफ क्या है, इसको पहले समझ लीजिए। एक तरह का पॉपुलेशन आप रजिस्टर बनाते हैं, तो अब जो सेंसस पे जो भी आप जैसे जो जनगणना करते हैं वो क्या है, एक रूल्स है। और नागरिकता से संबंधित जब आप कोई भी आप ये गतिविधि करते हैं तो वो क्या है, वो एक कानून है। तो कानून कौन बनाता है? कानून बनाएगा पार्लियामेंट। और जो रूल्स रेगुलेशन है वो कौन बनाएगा? वो गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की कौन सी मिनिस्ट्री,
और मिनिस्ट्री में भी कौन सी मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय, और होम मिनिस्ट्री में भी ये कौन सा, ये तो जो सेंसस वाला, तो सिटीजन्स रूल्स जो है 2000। अभी कौन सा आपका ये चल रहा है, ये सेंसस 2026 में जो आपका फिर से जो डिलिमिटेशन वाला होगा ना 2026 तक, 1971 में जो जिसमें लोकसभा का सब परिसीमन जो है उसमें ये होगा। कौन सा ऊपर था, यही तो है PC। ये तो करते हैं, इस वाले में इसमें इसका सब हो गया ना फोर्थ वाला। मेरे ख्याल से यही वाला है। एक बार और देख लीजिए इसमें कुछ और तो आपको लग रहा है कि हाँ फास्ट थोड़ा सा फास्ट क्या सब किया हुआ है इसलिए आसानी से हो गया। क्वेश्चन से एक बार और फिर से देख लीजिए जो इसमें से कुछ और पूछना हो तो। कुल मिला के इसमें देखिए क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से रहते हैं, जैसे कि सिटीजनशिप हो गया, रिकॉग्नाइजेशन एक्ट, यूनियन टेरिटरी, इसमें एक तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन आ जाएगा किससे, आर्टिकल 1 से लेके और 4 के बीच में, है ना। अब आर्टिकल 1 जो हो गया वो आपका किससे रिलेटेड हो गया, तो अब आपका यूनियन और टेरिटरी से रिलेटेड हो गया कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। और उसके बाद से आपका जो हो गया जो ये 5 से लेके, हाँ उसके बाद से जैसे आपका आर्टिकल 2 उसमें एडमिशन एस्टेब्लिशमेंट इससे रिलेटेड, 3 और 4 जो है, तो अब उसके बाद से ये है कि फेडरेशन या इससे संबंधित जो है या कहाँ से क्या लिया गया है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम लोग जो पीछे पढ़े थे अब तक, तो स्टार्ट में फिर आर्टिकल्स, शेड्यूल्स, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो आप देखे थे ये जितना एक्ट वाला हो गया। इसके बाद से आपका ये सिटीजनशिप जो चैप्टर है, इससे क्या क्वेश्चन जो है, जो नए क्वेश्चन जो बनेंगे, सीए से हो गया, ये नेशनल पॉपुलेशन जो रजिस्टर हो गया, अभी इससे क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावे और जो स्टेट का जो फॉर्मेशन कि कौन सा स्टेट कब बना, कौन कौन से स्टेट पहले यूनियन टेरिटरी रहे, ठीक है, जैसे भाषा के आधार पे जो बना, या इसके अलावे जो कौन कौन सी कॉलोनी, जैसे 1964 तक फ्रेंच कॉलोनी कौन सी थी, मतलब अभी पढ़े थे, दादर नगर हवेली कब तक था, 1964 तक था, ठीक है। और ऐसे ही उसके बाद से जो है सर्टेन आर्टिकल, जैसे जैसे 1975 में किसका विलय हुआ, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 30 36 में फुल फ्लेज जो है वही ध्यान रखिए। इसके अलावा जो है आपका ये आर्टिकल 240 के अंतर्गत जो है वो क्या था, तो उसमें कौन कौन से थे, ई में क्या था, हाँ, और 240 का जो ए था उसमें क्या था, अल्फाबेटिकल अगर आप ध्यान रखिएगा तो, हाँ तो उसमें ध्यान रहेगा, तो ए हो गया अनुमान, और फिर इसके अलावा हाँ, और उसके बाद से 1987 में जो है किसका ये विलय हुआ था, हाँ हाँ, इसके अलावा और स्टेट ऑफ पंजाब जो है वो कौन सा ये कमीशन था, कब, 19
66। और क्या था? उत्तराखंड कब बना था? यही, जस्टिस जेसी शाह ऑन 23 अप्रैल 1966 to divide the existing Punjab and determine the boundaries of new state Haryana, giving consideration to the language spoken by the people. ठीक है। Which of the following was the first state in India to be formed on the basis of language? है ना? नेक्स्ट, अब ये क्या है कि द स्टेट ऑफ मैसूर वाज रीनेम्ड एज तमिलनाडु। ये इसमें से क्या था? ये स्टेट ऑफ मैसूर पर क्या बना? कर्नाटक। और ये क्या था? स्टेट ऑफ मद्रास। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका फिर से। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी आप ध्यान में रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन मतलब बन सकते हैं, है ना? नहीं, इस तरह का पहला है, इंडिया में पहला केस है। अब तक जितने यूनियन टेरिटोरी थे वो स्टेट बने, ये पहला केस है, इसीलिए बहुत बढ़िया पॉइंट इन्होंने। ये क्वेश्चन जो है होने का संभावना इस तरह का कि इसके स्टेटहुड को जो है वो क्या कर दिया गया, वो खत्म किया गया और यूनियन टेरिटोरी बनाया गया। और ध्यान देने वाली बात है, डेट कौन सा था? हाँ, ये याद रखिएगा, 2000, हाँ 2019 5 अगस्त, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है। ठीक है। और किस आर्टिकल का यूज करके प्रेसिडेंट ने ये किया था? आर्टिकल 367, ये हम एक्सप्लेन किए हुए आप लोगों को। इसके अंतर्गत जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है भारत की संसद बन गई। द नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना विल बी, हाँ ये जो है ध्यान में रखिएगा। और कौन सा हो गया फिर आपका? दिल्ली जो है वो एनसीटी जो है वो अमेंडमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद से अच्छा, कौन कौन से जो अधिकार है वो केवल नागरिकों को प्राप्त है, बताइए तो। वेरी गुड। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल नागरिकों को, ये ध्यान दीजिएगा। अब जैसे कि जहां भाषा से कैसे पकड़िएगा, जहां लिखा है नागरिक तो नागरिक मतलब केवल नागरिकों को, जहां व्यक्ति लिखा है मतलब कि उसमें दोनों आ जाएंगे, नागरिक भी आ जाएंगे और इंडियन सिटीजनशिप कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, है ना। अब ये जो है आप समझिए, है हाँ हाँ ये इंग्लैंड में सा है प्रॉब्लम, नहीं बहुत से ऐसी कंट्री, किसी एक कंट्री में नहीं है, लेकिन इंग्लैंड के बारे में हम नहीं जानते थे। बहुत सा है, जैसे कि आपका ये जो सिमन आइलैंड वगैरह है, या आपका ये जो पीजी गयाना वगैरह सब में, तो इसीलिए उसमें सिटीजनशिप बाई इन्वेस्टिंग उसको कहते हैं। हम लोग इन्वेस्ट करके, निवेश करके आप क्या कर सकते हैं उसमें नागरिकता ले सकते हैं। और कौन सा रहा था इसमें इम्पोर्टेंट? ये वाला फिर से हो गया कि 2015 में ये क्या था, तो इसमें तो क्लियर ही है आपको। हाँ ये फिर से था आर्टिकल 371 वाला, ये क्वेश्चन पूछा। Which article of Indian Constitution has empowered the Parliament to regulate the citizenship matters? हाँ? कौन सा? मेमोरी इज बाय रिवीजन, जितना ज्यादा रिवीजन होगा उतना ही याददाश्त जो है मजबूत होगा, और जितना ज्यादा पढ़िएगा उतना ही ज्यादा नौकरी लगने की बात तो भी बहुत दूर की बात है, उस पर भी नहीं है, वो तो एग्जाम पहले है।
वो तो बहुत लंबी कहानी है, उस पर भी हम जान नहीं रहे। तो उस पर जितना ज्यादा पढ़िएगा उससे क्या होगा, उससे क्वेश्चन कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन होगा तो क्वेश्चन होगा, और वही क्वेश्चन जब आप धीरे धीरे दूर कीजिएगा तो आपका। अब जो है न्यू जो पेडागोगी और जो नई जो शिक्षण जो आपको अभी आते हैं, उसको पहले इसको देख लेते हैं। जो आ रही है व्यवस्था ना, उसमें बेस्ट आंसर के लिए नहीं अच्छा। फिर वही 2019 CAA, इसको फिर से बहुत ध्यान से आप लोग को पढ़ना है, बहुत बारीकी से पढ़ना है, इससे क्वेश्चन जो है ये जरूर पूछा जाए। ये बहुत ध्यान देने वाला ये था, इसमें ऑप्शंस जो है ये उल्टा जो है। ठीक है, चलिए इसी नोट पे कल जो है फंडामेंटल राइट्स वाला अगला स्लाइड होगा मेरे ख्याल से, इसीलिए तो फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटी अगर ठीक रहा तो DPSP और ये भी कल उसको खत्म ही कर देंगे हम लोग। तो एक अच्छा पोर्शन हम लोग का खत्म हो जाएगा पॉलिटी का क्वेश्चन के मामले। इसके अलावे भी और क्वेश्चन जो है ना उनको प्रैक्टिस कीजिए। ये सब तो पूछे जो क्वेश्चन है ये तो है ही है, लेकिन इसके अलावे भी और क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चंस को एनालाइज जरूर कीजिए। और वो आप लोग ध्यान दीजिए कि